नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। एलएसी पर चीन और भारत आमने सामने और इसी बीच बीजिंग की इंटरनेशनल घेराबंदी शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी अभी रूस के लिए रवाना हुए हैं। रक्षा मंत्री 3 दिन रूस में रहेंगे। रूस के साथ सामरिक मुद्दों पर बात करेंगे। रूस की सेना की 75वीं विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में चीन के मंत्री और अफसर भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन रक्षा मंत्री किसी चाइनीज से मुलाकात नहीं करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रूस में 3 दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है और जो हालात बॉर्डर पर बने हुए हैं, एलएसी पर बने हुए हैं भारत और चीन के बीच, ऐसे में ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। हालांकि इस दौरे का सीधे सीधे कोई वहां बातचीत करने जा रहे हो एलएसी के तनाव पर, यह स्थिति नहीं है, लेकिन रक्षा मंत्री का वहां जाना, रूस हमेशा से भारत का एक अच्छा दोस्त रहा है, ये याद रखिएगा। और ऐसे में जब एलएसी पर तनाव बढ़ रहा है और कई दोस्तों और पुराने दोस्तों की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे में रूस जाना रक्षा मंत्री का, वहां बातचीत करना, वहां चर्चा करना और वहां चीजों को समझाना कि क्या भारत कह रहा है और क्या चीन का प्रोपेगेंडा है, इसका एक मौका भी होगा। तो ये एक बहुत अहम दौरा है रक्षा मंत्री का रूस का, जो कि आज वो रवाना हुए हैं। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 दिन वहां रहेंगे। हालांकि वहां चीन के लोग भी होंगे, यह भी बताया जा रहा है, लेकिन चीन के किसी भी व्यक्ति से रक्षा मंत्री के मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है। तो ऐसे में ये बहुत अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं रूस से। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि कुछ फाइटर जेट्स खरीदने के लिए भी सरकार जो है वो आदेश दे रही है। सेना ने कहा कि उन्हें जरूरत है इमरजेंसी बेसिस पर कुछ फाइटर जेट्स लेने की, और इसीलिए वो तैयारी भी पूरी कर ली गई है कि वो भी हासिल कर लिया जाए। रूस रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर क्या लिखा वो आपको बता दूं। उन्होंने लिखा कि रूस के 3 दिनों के दौरे पर मॉस्को रवाना हो रहा। रूस का दौरा मुझे भारत रूस रक्षा और सामरिक साझेदारी को आगे और गहराई तक ले जाने की बातचीत का मौका देगा। मैं मॉस्को में 75वीं विक्ट्री डे परेड में भी हिस्सा लूंगा। एलएसी पर चीन से खूनी झड़प के बाद चीन को करारा जवाब देने की तैयारी है। इससे बीजिंग में हड़कंप मचा हुआ है। सरकार ने चीन को सबक सिखाने के लिए एलएसी पर सेना को फ्री हैंड दे दिया है। अब सेना जरूरत पड़ने पर हथियार भी चलाएगी। इसके साथ ही तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए के इमरजेंसी फंड के इस्तेमाल की छूट होगी, ताकि तीनों सेनाएं इमरजेंसी में अपनी जरूरत के हिसाब से हथियार खरीद सकें। इसी बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के लिए रवाना हुए, तो कल भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की बातचीत होगी। चीन को घेरने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार ने चीन से लगती 3,500 किलोमीटर लंबी सीमा पर सेना को खुली छूट दे दी है। यानी चीन के सैनिकों से झड़प के दौरान अब हाथ बंधे नहीं होंगे, आप गोली भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं था कि पहले हाथ बंधे थे, लेकिन गोली नहीं चलाने का यह क्लॉज जो है वो दोनों देशों के बीच जो समझौता था वहां डला हुआ था। ना वो चला सकते थे ना हम चला सकते थे। अब सरकार ने खुली छूट दे दी है कि कहीं तनाव बढ़ता है, चलाइए गोली, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब के दौरान एलएसी के आसपास का इलाके के जो हालात हैं वो बैटल ग्राउंड जैसे बने हुए हैं और वहां हमारे सहयोगी अमित पालित गए हुए हैं। अमित पालित मौजूद हैं वहां पर। अगर चीन कोई भी उल्टी सीधी हरकत करता है तो हमारी एयरफोर्स कैसे उसे जवाब देगी? हमारी एयरफोर्स चीन के मुकाबले कितनी मजबूत है? अमित पालित ने सीधे एलएसी के पास से यह रिपोर्ट भेजी है। अब देख सकते हैं कि लद्दाख के आसमान में रोजाना की तरह MiG-29 लगातार उड़ान भरे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 17 तारीख के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि लद्दाख के जो पूरा आसमान में रोज हर देखते हैं कि एयरफोर्स के जो विमान है इसी तरह से निगरानी कर रहे हैं। और 17 तारीख के बाद ऐसा क्यों हुआ, इसकी भी एक बड़ी वजह है। दरअसल 17 तारीख को ले एयरपोर्ट पर हमारे देश के वायुसेना चीफ आए थे और उनके यहाँ पर आने के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि जो एयरफोर्स ने अपने जो सभी फ्रंटलाइन विमान हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया है। आपने जैसा देखा कि MiG-29 अभी भी यहाँ पर सॉर्टी के लिए उड़ा है और ये पूरी तरह से एलएसी और इसके आसपास के पूरे इलाके पर निगरानी कर रहा है। दरअसल वजह यह है कि जो तनाव अभी भी एलएसी पर बरकरार है उसमें अगर एस्केलेशन होता है, यानी कि अगर वो बढ़ता है और अगर वो युद्ध में तब्दील हो जाता है, तो ऐसे में भारत के पास एडवांटेज क्या रहेगा। अगर हम बात करते हैं पैदल सेना की, यानी इन्फेंट्री की, आर्टिलरी की, ये तमाम जो टैंक्स रेजिमेंट्स हैं इनकी बात करते हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो चीन के पास बहुत बड़ी तादाद में सेना भी है और उनके पास वेपन्स भी हैं, भारत के पास भी है।
और यही वजह है कि भारत ने भी चीन के बराबर की ही जितनी तादाद में जो फोर्सेस हैं वो एलएसी पर तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन मुद्दा होता है कि जब लड़ाई होगी तो उसमें एडवांटेज देखना पड़ता है कि किस देश के पास कौन सा एडवांटेज है। अब जो हमारे तमाम युद्ध नीतिकार हैं, रणनीतिकार हैं, उन्होंने बैठक भी की होगी और उसके बाद कई फैसले भी हुए होंगे। लेकिन आपको बता दें, एक इंटरनेशनल स्टडी हुई है जिसमें यह बात सामने आई है कि अगर लड़ाई होती है तो ऐसे में भारत के पास एडवांटेज क्या होगा, और इस पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी चर्चा की है। तो उसमें एक बात साफ हो गई है, जो एयरफोर्स है, आप देखिए MiG-29 अभी भी यहाँ पर उड़ान भर रहा है, पूरी तरह से आपको बता दें कि सीधा आगे जाएगा, फिर इन पहाड़ों के पीछे से एलएसी को पूरा निगरानी करता हुआ वापस फिर से ये लेह में आ जाएगा। और लेह एयरबेस एक बहुत ही अहम एयरबेस है। तो जैसा हम बता रहे थे कि जो यहाँ पर स्टडी की गई है उसमें एक बात सामने आई है कि अगर युद्ध होता है चीन के साथ तो भारत के लिए सबसे कारगर जो साबित होने जा रहा है वो है एयरफोर्स। चीन के मुकाबले भारत को एडवांटेज है एयरफोर्स के मामले में। उसकी बहुत सारी वजह हैं, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, वो है भौगोलिक स्थिति। भारत के जो एयरबेस हैं जो एलएसी के पास हैं, उनका हम कह सकते हैं एडवांटेज ये है कि वो उतने एल्टीट्यूड में नहीं, उतने ऊंचाई पर नहीं है जितने की चीन के जो तमाम एयरबेसेस हैं उसके मुकाबले जो भारत के एयरबेसेस हैं वो कम ऊंचाई पर हैं। अगर लेह की हम बात करते हैं तो लेह करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन इसके सबसे करीबी जो श्रीनगर एयरबेस है उससे कम ऊंचाई पर है। और बाकी भी जो हमारे चीन के साथ सीमा के पास जो लगे हुए नॉर्दर्न फ्रंटियर जो हमारा है उत्तर की तरफ, तमाम जो हमारे एयरबेसेस हैं वो कम ऊंचाई पर है और उसकी वजह से हमें एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अब बात करते हैं चीन की क्या स्थिति है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे ही एलएसी है और ठीक उस एलएसी की दूसरी तरफ चीन पड़ता है, जहां पर तिब्बत है बेसिकली, वो जिसको चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है, अब उसे चीनी कहा जाता है। तो तिब्बत में 7 एयरफील्ड हैं चीन के, और ये जो 7 एयरफील्ड हैं सभी के सभी उनका अब आप लगा लीजिए औसतन एवरेज निकालेंगे तो 10 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो 10 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो एयरपोर्ट होते हैं वहां से जो प्लेन उड़ेंगे वो फुल कैपेसिटी में उड़ नहीं सकते हैं। हालांकि लेह का भी एयरपोर्ट जो है ये भी करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन हमारे दूसरे एयरबेसेस हैं वो कम ऊंचाई पर हैं और वहां से कभी भी हमारे जो विमान हैं फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भर के चंद घंटों में, हम कह सकते हैं चंद मिनटों में वो एलएसी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये एडवांटेज किसको नहीं है, वो चीन को नहीं है, क्योंकि चीन के जो 7 एयरफील्ड्स हैं वो बहुत ऊंचाई पर है। और बात करते हैं 7 जो एयरफील्ड है चीन के तिब्बत में, वो सभी बहुत दूर दूर है, उनके जो बीच के जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है। सबसे करीबी 2 एयरबेस हैं चीन के जो एलएसी के पास पड़ते हैं, एक हो गया होटान और दूसरा हो गया गारगुंजा। ये 2 एयरबेसेस हैं। दूसरी बात ये आती है कि जो तमाम एयरबेसेस हैं ये एयरबेसेस मल्टीपल इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ चीन के जो एयरबेस हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है, सिविलियन भी करते हैं और मिलिट्री के लिए भी होता है। तो यही वजह है कि वहां पर जो विमान रखे जाते हैं वो बॉम्ब से प्रूफ नहीं है, यानी कि अगर ब्लास्ट प्रूफ नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई हैंगर्स नहीं है। उल्टी तरफ भारत के पास जितने भी एयरबेसेस हैं वहां पर सभी में जो ब्लास्ट प्रूफ हैंगर्स लगे हुए, यानी कि विमानों की सुरक्षा हो सकती है। हालांकि चीन ने वहां पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए होंगे जिसकी वजह से उनके विमान को आप सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए फिर से ये विमान यहां पर सॉर्टी करता हुआ, देखिए एक और MiG-29, देखिए MiG-29 विमान एक और यहाँ लेह बेस से आसमान की ओर जाता हुआ। यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एयरफोर्स जो एडवांटेज में है चीन से, यहाँ पर बड़ी तादाद में उनको हमारे फाइटर्स को तैनात किया गया है और लगातार वो इसलिए एलएसी की निगरानी करते हुए जा रहे हैं। हाँ, जैसा हम बता रहे थे कि जो हमारे एयर बेसेस है वहां पर हमारे विमान सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन उनके जो विमान है वो सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहां पर ब्लास्ट प्रूफ हैंगर्स नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो हमारे एयर बेसेस है उसकी कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो चीन के जो एयर बेसेस है बताया जाता है उनके वहां पर जो हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक वक्त में 300 से ज्यादा विमान नहीं तैनात हो सकते उनके एयरबेसेस पे। वही अगर भारत उसकी साथ तुलना की जाए तो भारत उससे ज्यादा विमान एक वक्त में अपने एयरबेसेस में तैनात कर सकता है, चाहे वो लेह का एयरबेस हो, चाहे वो हमारा श्रीनगर का एयरबेस हो, या फिर हमारे जो भी उत्तर भारत में जो चीन की सीमा के करीब हमारे एयरबेसेस है वहां पर। तो ये हमारा एक और एडवांटेज हो गया। तो भौगोलिक एडवांटेज यानी कि जो जियोग्राफिकल एडवांटेज इंडियन एयरफोर्स के पास है वो चीन के पास नहीं है, और यही वजह है कि हमारे एयरफोर्स ने जो अपनी तैनाती की है नॉर्दर्न जितने भी हमारे एयर बेसेस हैं, चाहे वो लेह हो श्रीनगर में हो, वो जबरदस्त है। अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक इंडियन फाइटर प्लेन चीन के मुकाबले ज्यादा बेहतर हैं। सुखोई, मिराज, जैगुआर, MiG-29, सुखोई और मिराज किसी भी मौसम में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जबकि चीन में J-7, J-10 और J-11 फाइटर प्लेन उतने ताकतवर नहीं है।
हमारे फाइटर प्लेन्स कितने मजबूत हैं, इस पर हमारे सहयोगी अमित पालित की एक और रिपोर्ट देखिए। अब हम बात करते हैं कि विमानों को लेकर किस तरह से हमारे एडवांटेज हैं। जो अमेरिकी जो संस्थान है, एक दो संस्थान है, उन्होंने एक स्टडी की है। उस स्टडी में सामने आई है कि जो भारत के जो हमारे प्लेन्स हैं, यानी फाइटर प्लेन्स हैं, उनकी जब तुलना की गई, साइंटिफिकली किया गया रिसर्च के तहत, उनकी जब तुलना की गई तो भारत के जो विमान है ज्यादा बेहतर साबित हुए हैं। कैसे? पहली चीज, हमारे जो सुखोई 30 MKI विमान है वो तैनात है नॉर्दर्न बेसेस में। मिराज 2000 को रखा गया है, जैगुआर्स को रखा गया है, और अब MiG-29 को तो आप देख ही रही हैं। तो कहा जाता है कि जो हमारे विमान है वो चीन के विमान से क्यों बेहतर है। पहली बात, जो सुखोई 30 MKI है, मिराज 2000 है, ये दोनों विमान ऑल वेदर में ऑपरेशन कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में, मौसम की परिस्थिति में ये अपना काम कर सकते हैं, ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वहीं चीन में कौन कौन से विमान यहां पर तैनात किए गए हैं, जो अभी तक खबर आई है उसके हिसाब से J7, J10, J11 और J20 उनका स्टिल्थ फाइटर है। हालांकि अभी तक कहा जाता है कि वो प्रूव नहीं है कि कितना बेहतर है या फिर उस एक्शन में कभी गया नहीं। उनके कोई विमान भी आज तक एक्शन में नहीं गए हैं। हालांकि उन्होंने Su-27 भी यहां पर तैनात किया है। अब बात करते हैं उनके जो सभी विमान है, उनमें से सिर्फ एक विमान है जो ऑल वेदर में ऑपरेशन में काम करता है, वो हो गया है J10। तो J10 को छोड़ दें तो बाकी कोई भी विमान ऑल वेदर में काम नहीं कर सकता। हमारे दो विमान है जो ऑल वेदर में काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे बाकी विमान है, जैसे जैगुआर को भी यहां पर तैनात किया जा रहा है नॉर्दर्न बेसेस में। जैगुआर की खूबी यह है कि बहुत तेजी से मार करता है और तेजी से मार करके वापस आ जाता है दुश्मन के इलाके से, और साथ ही साथ वो न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने में भी सक्षम है। दूसरी बात, आप जो MiG-29 को लगातार यहां पर उड़ान भरते देख रहे हैं लेह में, इसकी खासियत यह है कि यह विमान हल्का है। हल्का होने के साथ साथ ट्विन इंजन होने की वजह से बहुत तेजी से ये उड़ सकता है, जा सकता है, ऑपरेशन करके वापस आ सकता है। और जैसा कि हम बताते हैं कि इसी वजह से MiG-29 को लेह में तैनात किया गया है, क्योंकि लेह बहुत ही ऊंचाई पर है और यहां से हल्का विमान होने की वजह से बहुत तेजी से ऊपर उड़ सकता है और तेजी से ऑपरेशन को अंजाम देके आ सकता है। बाकी तो डॉग फाइट का ये माहिर है ही। और वहीं अगर सुखोई 30 MKI की बात की जाए तो उसमें ब्राह्मोस मिसाइल आप लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे बड़ी खूबी है। अमित पालित की रिपोर्ट आप लद्दाख से देख रहे थे। वहां क्या हालात हैं, क्या तैयारियां हैं, उसके बारे में एक एक जानकारी वो दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अमित पालित भी जुड़ गए हैं और मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी जो डिफेंस कवर करते हैं और एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, वो भी जुड़ गए हैं। दोनों के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस वक्त LAC पर क्या हालात हैं। मनीष, यहां जो तैयारियां चल रही हैं, अभी हमने देखा रक्षा मंत्री रूस रवाना हुए हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि वहां पर आपको खुली छूट है एक्शन की, उसके क्या मायने हैं? देखिए सुशांत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को विक्ट्री डे परेड के सेलिब्रेशन के लिए गए हैं। ये दोनों देशों की और नजदीकियां बढ़ाएगा, क्योंकि जिस तरह से रणनीतिक तौर पर खास तौर पर यह देखना बहुत जरूरी था रशिया किस करवट बैठता है, और इसीलिए रक्षा मंत्री जब भारत में भी थे तो उस दौरान भी लगातार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, UK और जर्मनी के जितने भी डिफेंस मिनिस्टर्स और साथ में जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बातचीत की। ये हो गई रणनीतिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर बात, और बैक चैनल बातें की जा रही हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात का है कि कल एक बार फिर से साउथ जो ग्लोबल टाइम्स है, ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया कि अगर जिस तरीके से भारतीय सेना को छूट दी गई है, अगर उसमें वो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा। यानी चीन एक बार इस बात से बहुत ज्यादा घबरा गया है कि भारत अब किसी भी तरह से उसके दबाव में आने वाला नहीं है, चाहे 1996 की ट्रीटी हो या 2005 की। दरअसल इन ट्रीटी से हटकर अब भारतीय सेना के चीफ ने और साथ में जो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसकी पूरी छूट दी है कि आप अपने हिसाब से कार्रवाई करें, खासतौर पे सिचुएशन को देखकर कार्रवाई करें। अब इसमें आप गोली का इस्तेमाल करें या फिर पत्थर का, या फिर जो सिचुएशन बनती है चीन की तरफ से कार्रवाई की जाती है उसका जवाब उसी की भाषा में उसको दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी इस समय चीन को हो रही है, क्योंकि चीन ये जानता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरियाज पर अगर कुछ एरियाज को छोड़ दे तो बाकी एरियाज से भारत बहुत उसे डोमिनेट करता है, फ्लैश पॉइंट पर अग्रेसिवली पेट्रोल करता है और साथ में सर्वेलांस करता है। अब सुशांत 3000 जी, तो ये आप कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स जहां पर है वहां पर भारत को बढ़त मिली हुई है। हमारे साथ अमित पालित लद्दाख से जुड़ गए हैं। अमित, वहां पर आप लगातार मौजूद हैं, रिपोर्ट्स भी भेज रहे हैं। अभी जो LAC पर तनाव था उस घटना के बाद, उस खूनी झड़प के बाद, उसको लेकर क्या अपडेट है? वो तनाव कितना कम हुआ है? जो बातचीत हो रही है उसका कितना असर है? LAC पर हालात क्या है?
देखिए, मैं तो ये कह सकता हूं सुशांत, जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के हिसाब से, जो हालात हैं अभी भी तनावपूर्ण है और उसकी कुछ वजह जरूर है, वो आपको बताते हैं। क्योंकि भले ही बैक चैनल से या फिर डिप्लोमेटिक जरिए या फिर जो बातचीत जो चल रही है, यहाँ पर जो सेना के हमारे जनरल्स हैं, आपको बताते हैं कि 3rd डिवीजन के जीओसी जो हैं मेजर जनरल बापट, वो लगातार उनकी बातचीत चल रही है यहाँ पर आगे फ्रंट पर जो चीन के जो अधिकारी हैं। लेकिन आपको बताते हैं बातचीत मिलिट्री लेवल पर चल रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पर चल रही है, हर लिहाज से चल रही है, एक बैक चैनल भी चल रही है। और आज जैसे कि राजनाथ सिंह आज जा ही रहे हैं रशिया, तो रशिया का भी कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट है। आपको बता दें कि 23 तारीख को बहुत अहम जो बैठक होने जा रही है, जिसमें हमारे विदेश मंत्री होंगे, चीन के विदेश मंत्री होंगे और साथ में रशिया के विदेश मंत्री होंगे। तो हर तरह से बातचीत चल रही है। लेकिन आपको बता दें ग्राउंड में क्या है। ग्राउंड में जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ग्राउंड में हम मजबूत हैं। भले ही बातचीत हो रही हो, लेकिन हमारे जो जवान है अभी भी सेना जो मौजूद है बॉर्डर पर, वो पूरी तरह से तैनात है, 24 घंटे अलर्ट है। आपको बताएं, आज सुबह से लगातार हमने MiG-29 को लगातार 2-3 दिन से देख रहे हैं यहाँ पर फ्लाई करते हुए। आज सुबह से लगातार हम देख रहे हैं कि सुखोई 30 MKI विमान यहाँ पर लगातार सॉर्टीज कर रहे हैं, यहाँ की निगरानी कर रहे हैं। तो इससे साफ है कि बातचीत अपने जगह पे है, लेकिन भारत को यह पता है कि चीन को अगर आपको संभालना है, चीन को अगर आपको स्ट्रैटेजिकली संभालना है, तो आपको बातचीत भी करनी होगी और साथ में आपका जो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है उसे भी लेकर रखना होगा। क्योंकि किसी भी हालात में हम ये नहीं कर सकते कि जो दोनों सेनाओं की पोजीशंस थी अभी 2 दिन पहले तनाव के बाद, क्या उनमें कोई चेंज आया है, कोई पीछे गया हो, ऐसी कोई स्थिति हुई है, या अभी दोनों वही हैं जहां पर थे जो हमने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देखा था? बिल्कुल। देखिए सुशांत, एक बात ना बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, बहुत सारी खबरें आ रही है। अब एलएसी को लेकर लोगों को समझना, एलएसी है क्या? एलएसी कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कोई एक परमानेंट बॉर्डर तो है नहीं। एलएसी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब यह होता है कि 1962 के बाद हमारी सेना ने जहां पर कंट्रोल रखा, यानी वो एलएसी बन गया। ठीक है, क्योंकि एलएसी का एक परसेप्शन है, चीन का अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है। हम अपने परसेप्शन के साथ चलेंगे तो हमें पता है कि ये हमारा है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मतलब मिलिट्री कंट्रोल, जहां पर हमारा था वहां पर ही हमारा मिलिट्री कंट्रोल है। ये इस बात सरकार भी कह चुकी है और हमें ही इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि हमें पूरा पता है हमारी सेना जो है वो कभी भी अपने पोजीशन से पीछे नहीं हट सकती है। यानी कि जो 1962 से लेकर, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 15 जून से पहले जो जहां पर हमारे पोस्ट थे, जहां पर हमारे लोग थे, वहां पर ही मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका, मनीष प्रसाद आपका। अपडेट के लिए हम आपके पास लौटते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए, चीन से टेंशन के बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार को क्या नसीहत दी।